वेलकम टू अंजना शर्मा कपूरियाज इंग्लिश। आज हम बात करेंगे राइटिंग कंपोजिशन की। और राइटिंग कंपोजिशन में जैसे कि हम जानते हैं इसमें होते हैं लेटर्स, इसमें होते हैं नोट मेकिंग, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल, पोस्टर्स, ऐसे, एडवर्टिजमेंट और समरी राइटिंग। आज हमारा टॉपिक है लेटर्स। लेटर्स भी फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके के होते हैं, परंतु इन दोनों ही लेटर्स के अंक लगभग एक जैसे ही होते हैं। एक आध किसी एग्ज़ाम में मैंने अलग अलग अंतर भी देखा है 5 और 6 का। बाकी सामान्य तौर पर ये मान के चलते हैं कि लेटर जो है वो 6 अंकों का आता है। इन 6 अंकों का डिवीज़न जो होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि 3 अंक फॉर्मेट के लिए दिए जाते हैं? फॉर्मेट मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं होता है, पर आपके लिखने का ऑर्डर या तरीका, एक फ़िक्स तरीका होता है पत्र लिखने का, और वही तरीके के लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं। अगर मान लीजिए पत्र 4 अंकों का है तो 2 अंक फॉर्मेट के लिए और 2 अंक कंटेंट के लिए कि आपने किस भाषा या किस तरीके से लिखा है। यदि पत्र 5 अंकों का है तो अब ये ध्यान देने वाली बात है कि फॉर्मेट के लिए 3 अंक जाते हैं और कंटेंट के लिए 2 अंक। इसका मतलब है कि फॉर्मेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो फॉर्मेट होता कैसा है? अगर हमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमें फॉर्मेट को भी ध्यान में रखना चाहिए। कंटेंट तो हम ध्यान रख ही लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं लेटर्स की। लेटर्स होते हैं 2 प्रकार के, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स सामान्य तौर पर जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो सरकारी कामकाज या फिर व्यावसायिक कामकाज या फिर अथॉरिटीज़, अधिकारियों को लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे पत्र जो होते हैं वो औपचारिक या फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स नहायत ही पर्सनल होते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखे जाते हैं। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनकी भाषा भी अलग होती है, परंतु इनका फॉर्मेट एक जैसा होता है। एक जैसा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, पर इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पूरी तरह से फॉर्मेट को एक ही रूप में याद रखिए। क्योंकि आप कभी इनफॉर्मल लेटर भी लिखेंगे और कभी फॉर्मल लेटर भी लिखेंगे, तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि आपको एक ही तरह का फॉर्मेट याद रखना पड़े, ताकि कभी भी जो इसमें छोड़ना हुआ, जिसमें मान लीजिए इनफॉर्मल लेटर में कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, तो ठीक है, वो आप याद रखेंगे कि ये चीज़ें इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखी जाती। सो दैट्स ईजी। ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि बाप रे कितनी सारी चीज़ें हैं, पर अगर हम इन्हें क्रम से जमा लें 1 2 से 3 4 से लेकर 8 तक, तो दैट इज़ अबाउट सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, रेफरेंस, सैल्यूटेशन, कंटेंट, इंट्रोडक्शन, और कंटेंट में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सेंडर्स नेम और एड्रेस। मतलब ये टोटल 8 स्टेप इसी ऑर्डर में, दैट इज़ फॉर्मेट। ओके, सो इस फॉर्मेट को अब हमें याद रखना है। इसका सबसे आसान तरीका है कि इसको नंबर के साथ याद रखा जाए कि मेरा तीसरे नंबर पे क्या आने वाला है, 5वें नंबर पे क्या आने वाला है, 7वें नंबर पे क्या आने वाला है। अगर हम ये याद रखते हैं तो हमारा ऑर्डर भी गलत नहीं होता है और फॉर्मेट बिल्कुल सही हो जाता है, जिसके हमें आधे रंग मिल जाते हैं। तो फिर एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल करते हैं। ये है ये प्रश्न ये कहता है कि यू आर रवि कुमार, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गिव यू 5 days लीव एज यू आर गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग। अब आपको प्रिंसिपल को पत्र लिखना है कि आपको 5 दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप एक वेडिंग अटेंड करने जाना चाहते हैं। फाइन, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मेट। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज़, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ आपको याद दिलाने, आपको याद रखने में आसानी हो इसलिए लिखा हुआ है, ताकि आप वो ऑर्डर भूलें ना। क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, जब हमें ऑर्डर याद हो जाएगा तो हमें फिर कोई परेशानी नहीं होगी। हमें इवन मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि मेरे बच्चों को ना 1 2 3 4 5 6 7 8 याद रहता है इंस्टेड ऑफ नाम। वो उस ऑर्डर में लिख लेते हैं फटाफट। उनको पता होता है कि दूसरे नंबर पे डेट लिखनी है, 5वें नंबर पे रेफरेंस है, चौथे नंबर पे सब्जेक्ट लिखना है, 6वें नंबर पे सैल्यूटेशन लिखना है। सो दे रिमेंबर इन दैट वे ओनली।
एंड दैट इज़ वट एवर वे यू फाइंड ईजी, इट्स ऑल अप टू यू। सो ये रहा फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट में ये रहा हमारा एप्लीकेशन। अब ये मैंने ऊपर लिख दिया है सेम एड्रेस। प्लीज़ ये सेम एड्रेस आपको नहीं लिखना है। यहाँ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, यदि उनमें लेटर लिखने वाला और लेटर रिसीव करने वाला, उन दोनों का एड्रेस अगर सेम हो, तो सेम ऊपर जो सेम एड्रेस लिखा, वहाँ ये नहीं लिखते कि सेम एड्रेस, वहाँ पर नहीं लिखते हैं कोई एड्रेस, राइट। फाइन, अगर आप लिख दो तो कोई ऐसे बहुत मेजर गलती नहीं है, पर दैट्स जैसे जिसे कहते हैं ना कि सभ्य तरीका होता है ना, वैसे वाले इसमें एक फॉर्मल, बिकॉज ऑलरेडी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो ऐसा पढ़ा है कि उसको रिपीट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ और अपने बॉस को पत्र लिखना चाह रही हूँ कि भाई मेरे को किसी कारणवश छुट्टी चाहिए, या फिर मुझे ये कमरा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, कोई असुविधा है, तो मैं अपने अधिकारी को पत्र लिखना चाहती हूँ। मैं और अधिकारी चूँकि एक ही बिल्डिंग में है, तो आई विल अवॉइड राइटिंग एनीथिंग ऑन पॉइंट 1, ठीक है, एड्रेस, बट आई विल राइट द डेट, आई विल राइट दी जिसको मैं लिख रही हूँ बॉस को, और ऑफ कोर्स उनका एड्रेस वही है सेम जहाँ बिल्डिंग में बैठे हैं। फिर उसके बाद मैं सारा सब्जेक्ट और सब कुछ लिख कर आगे अपनी बात को कहूँगी। अब मान लीजिए मैं भोपाल में काम कर रही हूँ, और मेरे जो अधिकारी हैं, मेरे जो बॉस है, वो दिल्ली में है, और उनको मुझे चिट्ठी लिखकर कुछ बताना है। ऑफ कोर्स तब मैं भोपाल का एड्रेस लिखूँगी ऊपर, और बॉस का दिल्ली वाला एड्रेस तीसरे नंबर पर आएगा। सो देन देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। इज इट क्लियर नाउ? सो दैट्स एवरी स्टेप विल ब्रिंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अब देखिए, सेकेंड नंबर पे डेट है, थर्ड नंबर पे जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका पता है, चौथे नंबर पे सब्जेक्ट है कि भाई मैं क्यों पत्र लिख रहा हूँ, दैट इज़ एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव, 5 दिन की छुट्टी के लिए। और पाँचवा नंबर क्यों खाली है? क्योंकि पाँचवें नंबर पे भी मुझे कुछ नहीं लिखना है, ये रेफरेंस की जगह है, और यहाँ रेफरेंस का कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कोई रेफरेंस का जिक्र ही नहीं हुआ है। ये रेफरेंस होती क्या है, अगले पत्र में आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, तब तक के लिए होल्ड रखते हैं इसको। सिक्स्थ है जो रिस्पेक्टेड सर, दैट इज़ सैल्यूटेशन। तो अब रिस्पेक्टेड सर ये वेरी कॉमन है, आपने कई बार लिखा होगा, पर इस तरीके से जब आप सीखेंगे ना, मैं अश्योर करती हूँ आपको कि आपको ये कभी भूलेगा भी नहीं, और आपसे कभी गलती भी नहीं होगी। फिर हम बिगिन करते हैं कंटेंट को, सेवेंथ पोजीशन पे कंटेंट होता है, और उसमें लिखा होता है मोस्ट हम्बली आई विश टू से दैट इज़ बिगिनिंग, बड़ी सिंपल सी, that my brother's wedding is scheduled on 10th August. I have seen in some of the letters going to be held on. तो that's a good phrase और अच्छा meaningful, but then it is again cliche, conventional या traditional style में लिखने वाला है। अब चूँकि हम कभी भी held on और इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमें ये याद रखने में भी कठिनाई होती है, पर हम शेड्यूल का तो करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक आसान शब्द होगा, आपको भी याद भी रह जाएगा, और एक सिंपल सा सेंटेंस है कि माई ब्रदर्स वेडिंग इज़ शेड्यूल्ड ऑन 10th August 2020 एंड आई एम गोइंग टू विलेज विद माई होल फैमिली टू अटेंड द वेडिंग। ये शादी अटेंड करने में अपने परिवार के साथ गाँव भी जा रहा हूँ। इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है वो आ गया नेक्स्ट लाइन में कि काइंडली गिव मी 5 days लीव एंड ओब्लाइज। ये है पूरी कंटेंट, ये पूरा बॉडी। तो सोचिए आप इतनी सी 7 नंबर के पॉइंट पे आधा अंक, पूरा जो आधा अंक किसको मिला हुआ है, पत्र को मिला हुआ है, उस पर आधारित है। वैसे बाकी सब जगह की स्पेलिंग एरर भी इसी में सम्मिलित होती है। तो आपको अब याद रहेगा कि 7वें नंबर पे कंटेंट विथ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और 8वां आखिरी योर्स ओबीडियंटली रवि कुमार, 12th है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। ये है कहानी योर्स ओबीडियंटली की। यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली इसलिए लिखा गया है कि योर्स यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म तो है, पर एक प्रोनाउन का फॉर्म है। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस के रूप में यूज़ नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और ये पूरे इस पर 1 नंबर चले जाते हैं। और ऐसा कई बार देखने में आया है कि बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं।
तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये है तो पॉसेसिव प्रोनाउन, और जैसे अगर यहाँ पर योर लिखना था तो मुझे इसके पीछे नाउन लिखना चाहिए, और योर्स लिखा है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे नाउन नहीं आएगा. सो दैट्स वाई योर ओबीडियंट स्टूडेंट. फाइन. सो हो जाता सही, योर्स ओबीडियंटली, ये भी सही. तो अब ये ध्यान रखेंगे कि रवि कुमार ने अपने आप को दो तरीके से प्रस्तुत किया है. पहला तो ये कि मैं आपका आज्ञाकारी, और अगर लिख रहा है आपका आज्ञाकारी शिष्य तो फिर योर्स नहीं आएगा, योर. और यही कन्फ्यूजन होने के कारण ये पॉइंट हमेशा गलत हो जाता है. चलिए, सो ये एक फॉर्मल लेटर तो आपको समझ में आ गया. दूसरा लिख के देखते हैं. फॉर्मल लेटर अब की बार हम कमिश्नर को लिख रहे हैं, और यहाँ पर रवि कुमार रेसिडेंट हैं B16 मार्क रेसिडेंसी भोपाल के, और उन्होंने कमिश्नर भोपाल को, नगर निगम के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है. वो चाहते हैं कि वो कमिश्नर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. टू ड्रॉ हिज अटेंशन टूवर्ड्स द एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर एरिया. तो वो उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उनके एरिया में जो बार बार बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर का उपयोग होता है उस पर कुछ लगाम कसी जाए, उस पर कुछ एक्शन लिया जाए. सो लेट्स बिगिन विथ अगेन फॉर्मल लेटर है, पर इस बार चूँकि रवि कुमार का घर मार्क रेसिडेंसी में है और वो चिट्ठी लिख रहे हैं कमिश्नर साहब को जो कि नगर निगम में है, ऑफ कोर्स अलग अलग जगह पर है. सो हियर एक नंबर पर जो लिख रहे हैं चिट्ठी, उनका एड्रेस मार्क रेसिडेंसी भोपाल, डेट 11 अगस्त 2020, और जिन्हें लिख रहे हैं सेंडर्स एड्रेस, तो सॉरी उल्टा बोल गई मैं ना, रिसीवर्स एड्रेस द कमिश्नर नगर निगम भोपाल. दैट्स राइट. नेक्स्ट सब्जेक्ट एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स. ये ध्यान आकर्षित करें कि भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है लाउड स्पीकर का, इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ. अब देखिए 5वें नंबर पे भी कुछ लिखा हुआ है. 5वें नंबर पे लिखा हुआ है रिमाइंडर ऑफ माय प्रीवियस लेटर. इसका मतलब है कि रवि कुमार पहले भी कमिश्नर को पत्र लिख चुके हैं, और इसी को कहते हैं रेफरेंस. उन्होंने उस पिछले पत्र की फ़ोटोकॉपी भी इस पत्र के साथ लगा दी. लिखा है ना कॉपी एनक्लोज्ड. ये सारे शब्द ना आपके लेटर को रिच तो करते ही एकदम सटीक कर देते हैं. तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि भाई ये सिर्फ 5 या 6 अंक कमाने के लिए पत्र लेखन नहीं सीख रहे हो आप अपने जीवन में भी इसका बहुत उपयोग करने वाले हो. तो क्यों ना अभी से इसकी प्रैक्टिस डालें कि मैं ये शब्द ज़रूर लिखूँगा, मैं ये शब्द ध्यान रखूँगा. सो दैट इज़ द प्रॉपर यूज़ ऑफ रेफरेंस, की जो अक्सर ऑफिशियल कामकाज में इसका उपयोग बहुत होता है कि किसी भी एक पत्र से पहले उससे संबंधित अगर कोई पत्र जारी हो चुका है तो उसको यहाँ पर उल्लेखित किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है. इसे रेफरेंस कहा जाता है. 6वां सैल्यूटेशन डियर सर. 7वां कंटेंट एंड बॉडी. सो इट्स अगेन मोस्ट हम्बली. अब वो वहीं से जो क्वेश्चन में दिया था, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स इन माई एरिया. ये क्वेश्चन से उतारा हुआ सेंटेंस है पूरा का पूरा. अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देनी चाहिए कि स्पीकर्स प्ले होल डे इवन टिल लेट एट नाइट. उन्होंने पूरा दिन बजते रहते हैं और रात देर तक भी बजते रहते हैं. आगे उन्होंने बताइए परेशानी कि कंटिन्यूस लाउड नॉइज डिस्टर्ब स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स द मोस्ट. तो कह रहे हैं लगातार ये जो आवाज़ बजती रहती है इससे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं विद्यार्थी, और बुज़ुर्गों को बहुत परेशानी होती है. सो काइंडली टेक सम एक्शन टू फ्री अस फ्रॉम सच प्रॉब्लम. तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ कुछ करिए ताकि हमें इस परेशानी से आज़ादी मिले. और यहाँ भी उन्होंने जो क्लोजिंग है योर्स ट्रूली रवि कुमार, फिर से B16 जो ऊपर लिखा है मार्क रेसिडेंसी वही नीचे. सो दैट्स व्हाई आई से ना, मैं शुरू में सेंडर्स एड्रेस एंड सेंडर्स एड्रेस, दैट इज़ व्हाट इट इज़, ऊपर नीचे लिखा होता है. आप यहाँ भी देख सकते हैं योर्स ट्रूली, यहाँ पे लिखा होता था, यहाँ हो सकता था योर्स ट्रू सिटीज़न, या है ना ऐसा कुछ लिख से. तो योर के बाद नाउन आना कंपलसरी है, इसीलिए योर्स ट्रूली इज़ राइट हियर. चलिए अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा
एक के बाद एक नहीं हो रहा, बिकॉज दिस मच टाइम एंड दिस मच इंफॉर्मेशन इज़ इनफ टू रिमेंबर एंड स्कोर वेल इन योर राइटिंग कॉम्पोजिशन एंड स्पेशली लेटर राइटिंग. सो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यू आर अजय सिंह, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सिलेक्शन इन अ बैंक. वाव. तो भाई अजय के भैया की नौकरी लग रही है बैंक में और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो अजय बहुत खुश है और वो चिट्ठी लिखेगा. अब इनफॉर्मल लेटर में औपचारिकता कम हो जाती है पर रिस्पेक्ट ज़रूर रहता है और उसका भी एक डेकोरम मेंटेन रहता है. तो शुरुआत करते हैं फिर से फॉर्मेट से. तो फॉर्मेट वही जैसा कि फॉर्मल लेटर्स का था, इसलिए मैंने यानी उल्लेखित किया कि अलग से. एक बार हम सीधे फॉर्मेट पे ही जंप करते हैं लेटर के. ये रहा पूरा का पूरा लेटर और उसके साथ में वो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख कर आपको फॉर्मेट भी याद दिला दिया जाए. प्लीज़ आप 1 2 3 4 5 6 7 8 मत लिखने बैठ जाना, है ना. दैट वोंट लुक गुड. नहीं तो टीचर को भी समझ आ जाएगा, ओहो ऐसा याद किया है. तो अवॉइड राइटिंग इट, बट देन कीप दिस इन योर माइंड कि मेरा ये पहले नंबर पे सेंडर्स एड्रेस आना चाहिए था. तो जो अजय है वो जो अपने भाई को चिट्ठी लिख रहा है कि आपका बैंक में सिलेक्शन हुआ है, उसकी बधाई देने के लिए. तो अजय सुभाष हॉस्टल शिवाजी नगर भोपाल में रहता है. क्यों? क्योंकि अजय के कुछ लिखा ही नहीं है कि वो कहाँ रहता है. आप अपने मन से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, तो मैंने उसका एड्रेस लिखा है सुभाष हॉस्टल शिवाजी नगर भोपाल. अगेन आपको डेट लिखनी है सेकंड नंबर पे. थर्ड आपने लिखना है किसको चिट्ठी जा रही है, रिसीवर का एड्रेस अभय भैया को. तो अभय सिंह लालबाग सतना में है. और फिर 4 और 5, यस ये चूँकि इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में ना तो सब्जेक्ट लिखा जाता है ना ही रेफरेंस लिखी जाती है, तो ये दोनों चीज़ें खाली. मैंने नंबर लिखा हुआ है, आपको ये याद रहे ताकि कोई ऐसे बहुत गैप छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बट दिस इज़ टू कीप यू मेमोराइज दैट. ओके, आउट ऑफ 8 अभी सिर्फ 6 चीज़ों का महत्व है. 6th पोजीशन पे है सैल्यूटेशन, डियर अभय भैया. अब यहाँ मैंने अभय भैया लिखा, भैया तो हिंदी वर्ड है, तो क्या हुआ, हम अभय भैया को भैया ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं. समटाइम आई हैव सीन स्टूडेंट्स आर राइटिंग लाइक डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर फादर. एक बात बताओ, ऐसे बोलते हो आप अपने भाई को, पापा को, या नहीं ना. तो फिर भाई जो एड्रेस करते हो वैसा लिखिए ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. दैट इज़ द राइट वे, अप्रोप्रिएट वे. एंड इट इज़ नो रॉन्ग इफ़ यू राइट, अगर आप माता जी लिख देते हो तो दैट इज़ यू कॉल योर मदर माता जी एंड दैट्स नो प्रॉब्लम इन इट. ओके. So, dear Abhay Bhaiya, I am so happy to see your name in the newspaper that you cracked your bank entrance exam with a top rank. वाह, कोई फॉर्मल तरीका नहीं है इसको लिखने का. ही इज़ सो एक्साइटेड. अजय बहुत खुश है, उसने देखा भैया का नाम न्यूज़पेपर में कि उन्होंने एग्ज़ाम तो पास किया है, वो भी टॉप रैंक में, अच्छे अंक लाए हैं और मेरिट में भी आए हैं. So he is so happy and that's why he is directly to the point कि I am so happy to see your name in the newspaper that you cracked your bank entrance exam with the top rank. And he says I know you have been waiting for this result. उसको पता है कि भैया कितने दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे. He is saying this grand success is the result of your hard work and dedication. वो याद कर रहा है क्योंकि उसने देखा है अपने भैया को लगातार कठोर परिश्रम करते हुए, लगातार समर्पित होकर काम करते हुए. And therefore उसका जो complimentary close है, it is again full of love, affection and respect that I am so proud of you. Simple short sentences, impactful and of course relevant, जो बोला गया है उसी से संबंधित सेंटेंस लिखे हुए हैं. बस इसके बाद लास्ट पॉइंट, योर्स लविंगली अजय, राइट. और इवन यू कैन राइट योर लविंग ब्रदर अजय. यहाँ पे योर के पीछे ब्रदर नाउन लिखा है, लविंग आप हटा भी सकते हो, योर ब्रदर भी लिख सकते हो. लविंग इज़ एन एडजेक्टिव हियर और लविंगली इज़ एन एडवर्ब. ये आपको ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. अगर आप बार बार पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानते रहेंगे ना, तो आप इसका सही उपयोग करना भी आसानी से सीख जाएंगे. क्या आप एक और इनफॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस करना चाहेंगे? चलिए एक और इनफॉर्मल लेटर आपके लिए. इस बार अजय सिंह अपने दोस्त को चिट्ठी लिख रहे हैं. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू स्पेंड विंटर वेकेशंस विद यू. और अब वो क्या बोल रहे हैं,
अपने दोस्त को वो कह रहे हैं कि आइए हम यहाँ पर मिलकर ठंड की जो शीत ऋतु की छुट्टियाँ हैं वो साथ बिताते हैं। तो भाई कैसे बिताना है और कैसे करना है ये बता रहे हैं। अगेन हमारा ऑर्डर वही रहेगा जो फॉर्मेट होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट रेफरेंस, सैल्यूटेशन, कंटेंट एंड सेंडर्स नेम। चूँकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे 4 और 5 नंबर पे दिए हुए सब्जेक्ट और रेफरेंस का कोई महत्व नहीं है, बाकी चीज़ों का है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा वही फिर से, चूँकि अजय का एड्रेस कोई नहीं दिया था तो हमने फिर से सुभाष हॉस्टल, शिवाजी नगर, भोपाल लिख लिया। डेट भी हमने 11 अगस्त 2020 ही रखी। पर अब इनके दोस्त का नाम है सोमेश राय, जो कि बड़ा महल ग्वालियर में रहते हैं। सो उन्होंने सोमेश को प्यार से सोमू बुलाते तो लिखा डियर सोमू। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ कोई हेलो हाय नमस्ते कुछ नहीं, डियर सोमू। और सीधे बात टू द पॉइंट शुरू। आई नो योर एग्ज़ाम्स आर ओवर, सो आर माइन। मुझे पता है तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है और मेरी भी। अब आगे से वो बताना चाह रहे कि नाउ आई एम प्लानिंग टू विजिट अ नियर बाय विलेज विच इज़ फेमस फॉर इट्स रिवर। मेरे यार हमारे शहर के पास एक गांव है जो कि बड़ा फेमस है वहाँ बहने वाली नदी के कारण। वाई? बिकॉज दिस एरिया इज़ फुल ऑफ हिल्स एंड दैट इज़ वाई रिवर राफ्टिंग इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन दिस एरिया। ओह, तो वो बताना चाह रहे हैं कि ये चूँकि हिली एरिया है और वहाँ रिवर जो है वो बहुत बाउंसी तरीके से जा रही है, इसीलिए उस क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग एक पानी का खेल है जिसमें नाव में बैठकर वो ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते से जाया जाता है और उसको एंजॉय किया जाता है। तो वो वहाँ बहुत पॉपुलर हो रहा है भाई। तो वो कह रहे हैं, जो अजय कह रहे हैं अपने मित्र को, सोमू को, कि भाई आई विश यू ऑल्सो ज्वाइन मी, कि आओ मेरी इच्छा है कि तुम मुझे यहाँ आके ज्वाइन करो तो हम दोनों वी विल हैव गुड टाइम टुगेदर। तो हम दोनों रिवर राफ्टिंग करेंगे और इन्जॉय करेंगे एक साथ। और फिर उन्होंने क्लोज वही किया, योर्स लविंगली। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप योर्स के बाद एडवर्ब लिखेंगे और योर के बाद नाउन लिखेंगे। इज इट क्लियर? योर्स लविंगली और योर लविंग फ्रेंड अजय। एंड दैट्स अनदर informal letter close here, right? So this is the way we can actually learn how to write formal informal letters correctly. And also remember some point, please do not miss any step of the format given to you. So please remember all the 8 steps and do remember where you need to use that step or where you need to leave that step. Fine. So you must have noticed, you can always go back and see this slide anywhere on internet, and then you can pause and of course remember those things. I would recommend that please always make note whenever you are watching any video lesson. And second point, please pay attention to the language or please identify what kind of letter is it. Is it formal letter or informal letter? Otherwise you may miss with the language and the approach of writing, and that will be again you will lose your mark in this way. And third point, that is the most important, which I have seen a number of time, students are missing this by this 1 mark by writing wrong your or yours. So remember, your के बाद में noun आएगा, yours के बाद में नहीं आएगा. Okay, is it clear? So these are some important point, and that's how if you remember all these things, if you follow the format correctly, and I'm very sure that you will definitely score full marks. Thank you so much and all the very best. Keep practicing.